केजरीवाल जी किसी को फ्री में कुछ नहीं दे रहे। पहले तो ये मैं भ्रम को खत्म करना चाहती हूँ। केजरीवाल जी जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो टैक्स ही हमें सेवाओं के रूप में लौटा रहे हैं। आज एक ट्वीट आया था कि भारत में मोदी राज में, बीजेपी के राज में निजीकरण बढ़ता जा रहा है। निजीकरण की खाई बहुत लंबी और गहरी होती जा रही है जिसको पाटना मुश्किल है। मोदी जी बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी गैस सिलेंडर के दाम पे कंट्रोल नहीं किया। तो आज जितने उन्होंने सिलेंडर बांटे थे वो लोग सिलेंडर तो साइड में रख दिए, वापस अपना लकड़ी और चूल्हे पे आ गए हैं। जहां से सिविल लाइन नहीं कनेक्ट हो रही है, जहां की सड़कें गड्ढे बन गई है, रोज लोगों की गाड़ियों के टायर फटते हैं, लोग रोज गड्ढे में गिरते हैं, उस पानी के गड्ढे में गिरने लगे हैं रोज। पहले हम बात करते थे कि कुत्ता गिर गया, गोवंश गिर गया, बैल गिर गया, आज तो उनकी तो छोड़ दो, आज तो इंसान गिर रहे हैं, लेकिन किसी के पास उस इंसान की जिंदगी की वैल्यू नहीं है। एनजीटी के अधिकारी ने मुझे ये कहा कि मैडम आप आरडब्ल्यूए से आई हो, 2 जनों के साथ आए हो तो हम आपको बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो हम बात ही नहीं करते। मैं सर यकीन दिलाती हूँ, शपथ लेती हूँ कि मैं 1 पैसे की भी शराब नहीं बांटूंगी। कैसे यकीन होगा? पर्दे के पीछे कुछ और होता है और पर्दे के आगे कुछ और होता है। नहीं, इसमें मैं माफी चाहती हूँ सारी जनता से। मैं जैन धर्म बिलोंग करती हूँ और जैन धर्म हमें कोई गलत काम करने के लिए नहीं, कोई भी धर्म किसी भी आदमी को गलत काम करने के लिए नहीं कहता, सिर्फ जैन धर्म नहीं। लेकिन मेरे अंदर जो संस्कार है वो मुझे, मेरे पूरे परिवार में कहीं भी शराब का चलन नहीं है। मेरी पूरी होल फैमिली में, चाहे वो मेरा मायके का परिवार है, चाहे वो मेरे ससुराल का परिवार है, आज तक मैंने कभी शराब की बोतल अपने आजू बाजू नहीं देखी है। तो मेरे को इस चीज से शुरू से घृणा है और इसीलिए आप कभी भी एग्जामिन कर सकते हैं। मैं 1 to 1 में लोगों से मिलूंगी, लोगों की तकलीफें सुनूंगी। नमस्कार, स्पेशल शो किस्सा कुर्सी का देख रहे हैं आप और मैं रितेश कुशवाहा। हमारे साथ खास मेहमान हैं, आम आदमी पार्टी की वार्ड नंबर 31 से उम्मीदवार हैं और आज हमारे स्टूडियो में हैं और किस्सा कुर्सी में आपको तमाम गेस्टों से हम आपको मिलवाएंगे और कुर्सी के बारे में चर्चा करेंगे, आखिर संघर्ष कितना है इस कुर्सी के पीछे। मैम स्वागत है। धन्यवाद रितेश भैया, मैं आपके स्टूडियो में आके बहुत प्रसन्न हूँ। मैम, राजनीति दौर की बात करें तो राजनीति में क्यों आना हुआ? राजनीति में मेरा समाज सेवा के लिए आना हुआ, क्योंकि जब समाज सेवा में करते समय हमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। हमारी सुनवाई नहीं होती, पुलिस थाने में सुनवाई नहीं होती, हरेसमेंट किया जाता है, या कोई काम करवाना होता है तो शासन प्रशासन से भी हम हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और वो टाइम पास करते रहते हैं, 10 दिन 15 दिन, महीना 2 महीना, हाँ हो जाएगा, और कोई नतीजा नहीं निकलता और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। तो मैंने ये महसूस किया कई सालों से कि अगर आपको समाज सेवा अच्छे से करनी है तो उसके लिए आपके पास थोड़ी पावर होनी चाहिए काम करवाने की। और वो पावर कब मिलती है? जब आपके पास कोई सीट होती है, कोई पद होता है, तो आपको वो पावर मिलती है, जिससे कि आपका काम कराने का थोड़ा आसान हो जाता है तरीका और आप अच्छे से समाज सेवा कर पाते हैं। वुमेन के लिए वुमेन कमिश्नर भी है, इंडिया लेवल पे भी और राज्य स्तर पे भी, जिला स्तर पे भी। तो लेकिन राजनीति ही क्यों चुनी? राजनीति मैंने इसलिए चुनी, ड्यू टू समाज सेवा ही मैंने राजनीति चुनी है, क्योंकि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से बिलोंग रही हूँ। प्रताप सिंह खाचरियावास जी जो आज विधायक हैं, उनकी थोड़ी जूनियर रही हूँ मैं 2-3 साल, और वहाँ से ही मेरे मन में एक जो सपना है इंसान देखता है कि मुझे क्या बनना है, तो वो सपने मैंने भी देखे थे कि मुझे भी इंदिरा गांधी की तरह देश सेवा करनी है। और धीरे धीरे परिस्थितिवश कई बार मैं कहती हूँ विमेंस के साथ ऐसा अक्सर होता है कि उनके सपने थोड़े धूमिल होते चले जाते हैं, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ उन सपनों के आगे आ जाती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे परिस्थितियाँ साफ होती जाती है वो सपने फिर से आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं। और जब फिर से मैं एकदम एक्टिव कार्यकर्ता की तरह समाज सेवा में वापस लग गई तो फिर से मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि आपको थोड़ी पावर चाहिए ये काम करवाने के लिए। तो पावर पाने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए मैंने राजनीति का रास्ता चुना है। संस्था भी बना सकते थे, संस्था के थ्रू भी सेवा कर सकते थे, लेकिन राजनीति में? सर, संस्था बना लो या कितने एनजीओ बना लो या कितने ट्रस्ट बना लो, उससे आपको एक पब्लिक गैदरिंग तो मिल जाती है, लेकिन जो ऑफिशियली वर्क होते हैं ना वो नहीं हो पाते। वो आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जब तक आपके पास थोड़ी बहुत पावर नहीं है तब तक आप उन कामों को सही से नहीं करवा सकते। आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं अधिकारियों के आगे कि सर देख लीजिए, फाइल सुन लीजिए, डिसीजन दे दीजिए, और उनके लिए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, वो परवाह ही नहीं करते, हाँ ठीक है मैडम कर देंगे।
ये आश्वासन ही मिलता रहता है। इस आश्वासन जैसी परिस्थिति को खत्म करने के लिए, ताकि समय पर डिसीजन हो, कम से कम सबके जिंदगी कीमती है, सबकी जिंदगी का वक्त कीमती है, उस वक्त को जाया ना होने दिया जाए, इसके लिए वो काम समय पे हो, इसलिए मैंने राजनीति चुनी है। सबसे पहला जो चुनाव आपने, चुनाव की बात कर रहे हैं, तो जिंदगी में पहला चुनाव कब लड़ा आपने? जिंदगी में पहला चुनाव मैंने कॉलेज में लड़ा। मैं श्री वीरवारिका कॉलेज जयपुर से स्नातक पास हूँ और राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान कह लो या पॉलिटिकल साइंस कह लो में मैंने एमए किया है। और वर्तमान में मैं ILR जसाना कॉलेज की लॉ की स्टूडेंट हूँ। सेकंड सेमेस्टर के मैं एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। तो यही सब परिस्थितियाँ रही कि मुझे राजनीति की तरफ उन्मुख हुई। अभी तक का संघर्ष माने कि शिक्षा प्रारंभ हुई, प्रारंभ से लेकर अभी तक आप भी शिक्षा ग्रहण कर ही रही हैं, जैसा कि आपने बताया भी था कि अभी लॉ में आपके पेपर्स चल रहे हैं। तो क्यों लगा कि सिर्फ आके राजनीति में ही ऐसा मुझे जनसेवा करने का मौका मिल सकता है? क्योंकि आजकल की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं सिर्फ पैसे कमाने का साधन बन रही है, लेकिन समाज सेवा नहीं। सर, इस परंपरा को ही हमने तोड़ना है। ये परंपरा तोड़ के ही हमने दिखाना है कि राजनीति वास्तव में सेवा का मार्ग है, पैसा कमाने का मार्ग नहीं है। और जो मैं लॉ कर रही हूँ वो भी मैं इसी वजह से कर रही हूँ। मुझे इस स्टेज पे आके 50 पार की उम्र में मुझे आके ये महसूस हुआ कि अगर आपको समाज सेवा तरीके से करनी है तो आपको लॉ की जानकारी पूरी होनी चाहिए और आप उन गरीबों के केस भी लड़ सको जिनके केस कोई नहीं लड़ता। मैंने बहुत महिलाओं की दुर्अवस्था होते हुए देखी है और उनके पास पैसे नहीं होते और वकील उन्हें मूर्ख बना देते हैं। 25-25, 30-30 हज़ार रुपये उनसे ठगते रहते हैं और कोई कार्यवाही नहीं करते। इन सब परिस्थितियों से परेशान होकर मैंने लॉ का रास्ता चुना, मैंने राजनीति का रास्ता चुना कि कोई उनको सही बात बताने वाला नहीं, सही धारा बताने वाला नहीं, सही राह दिखाने वाला नहीं, बल्कि ऐसे लोगों का प्रशासन, मैं कहना चाहूँगी कि वो मिसगाइड करते हैं उनको। किसी चीज़ का सिविल में केस लगना होता है, उसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं हम काम करा देंगे। उससे वो जो कुछ ठगना होता है ठग लेते हैं और उसके बाद डिब्बा बंद कर देते हैं। वो बेचारा धक्के खाते रहता है, पैसे देके सब कुछ भरपाई करके भी उसको पल्ले कुछ भी नहीं मिलता। तो कम से कम आज के युवा महिलाएं हो या युवा हो जिनको लॉ की जानकारी नहीं है या जिनको राजनीति की या अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, तो कम से कम वो अपने अधिकारों के प्रति जागृत होंगे तो उन्हें ये कहने का अधिकार तो कि अब मैं सीधी सी एक आपको बात बताती हूँ। IPC की धारा 100 है, उसमें यह होता है कि किसी भी महिला के साथ जबरदस्ती या दुर्व्यवहार होता है तो वो महिला हथियार उठा सकती है और हथियार उठाने और हाथापाई के तहत अगर उससे किसी की हत्या हो जाती है तो वो जायज मानी जाती है कि उसने अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाया था। लेकिन मेरे ख्याल से इस लॉ की जानकारी भारत में महिलाओं को नहीं होगी। क्या मैं गलत कह रही हूँ? लेकिन अभी बात करें कि निर्भया कांड हुआ, निर्भया कांड को जिताने वाले भी एक महिला थी जिनका नाम था सीमा कुशवाहा। तो मैं एक अकेली महिला नहीं हूँ, मेरी जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि जो इस पथ पर चल रही हैं, अग्रसर हो रही हैं, चाहे वो वकील बन के सेवा करें, चाहे वो राजनीति में आके सेवा करें। लेकिन राजनीति और वकील, जैसे पुलिस और वकील का कहते हैं चौली दामन का साथ है, वैसे ही मैं ये कहूँगी कि राजनीति और वकील का भी चौली दामन का साथ है। क्योंकि जब वो राजनीति में जाता है तो उसे पूरे कानून का ज्ञान होता है और कानून का ज्ञान होता है तो वो कुछ गलत नहीं करता बल्कि सही तरीके से सही काम को सही समय पर अंजाम देता है। प्रेरणा कहाँ से मिली कि राजनीति में आना है या फिर ऐसे एक संवैधानिक पद पर बैठना है ताकि जनसेवा कर सके? यह मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है कि मुझे इस पथ पर आगे बढ़ के सेवा करनी है। अगर जनसेवा की बात करूं तो अभी चुनाव का माहौल है, फरीदाबाद की बात करें, हरियाणा में भी, और 2024 में विधानसभा भी चुनाव होने हैं। तो कई ऐसे उम्मीदवार हैं कि राजनीति में पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन जब वो उम्मीदवारी ठोकते हैं तो उनकी संपत्ति की बात करें तो संपत्ति उस टाइम कम होती है, लेकिन जब 5 साल कार्यकाल खत्म हो जाता है तो उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो इंदिरा कोठारी किस तरीके से सोचती हैं इसको? मैं इस तरीके सोचती हूँ भैया, जिसको पैसा कमाने के लिए राजनीति में आना है और वो पैसा लगाते भी भरपूर है। जैसे आज के टाइम में एक डॉक्टर बनेगा तो उसको सीट खरीदनी पड़ती है 1 करोड़ 1.5 करोड़, MD की कोई सीट की लिमिट नहीं है। तो जो डॉक्टर बनता है वो सबसे पहले ये सोचता है कि भाई मैंने तो 2 करोड़ रुपया लगाया तो सबसे पहले तो मैं वो कमाऊँ। सेम परिस्थिति राजनीति में। आज आप किसी भी पार्षद से पूछ लीजिए, चाहे उसको जानकारी बिल्कुल नहीं होगी लॉ वगैरह की,
लेकिन भाई खेत खलियान बेच दिए, किले बेच दिए, टिकट खरीद ली और अपना राजनीति में आ गए। अब जिसने अपना 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया लगाया है राजनीति में पार्षद पद पाने के लिए, जो भी पद पाने के लिए, तो वो सबसे पहले उसका दिमाग कहाँ जाएगा? उसका दिमाग जाएगा कि भाई इतना खर्चा मैं कर चुका, तो वो मुझे कमाना है। तो मैं आज आम जनता से ये अपील करती हूँ कि वो अपने शराब के लिए वोट ना दें, पैसे के लिए वोट ना दें, वो अपने भविष्य के लिए वोट दें। जो सरकार ने नियम बनाया है कि एक पार्षद के लिए 3-3.5 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको उचित मानती हूँ। क्योंकि 3-3.5 लाख में आप कोशिश कीजिए कि आप 1 to 1 में लोगों से मिलें, उनके दुख दर्द को सुने, उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें, बजाय कि आप बड़े बड़े ऑफिस खोल लें, वहां दिन रात पार्टियां चलती है, लंगर चलते हैं, भंडारे चलते हैं, उन सब में पैसा व्यर्थ ना गंवाकर बल्कि उस पैसे को आप आज से ही उस गरीब आदमी की सहायता के लिए लगाएं और गरीबों की पढ़ाई लिखाई के लिए लगाएं, उनके भविष्य के लिए लगाएं, तो वो पैसा जायज काम में जा रहा है। लेकिन आप जब दारू बांटते हैं, लंगर लगाते हैं, भंडारे करते हैं, तो वो पैसा आपका व्यर्थ जाता है और उस व्यर्थ पैसा जो आपका गया आप उसको आगे कमाने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो कहती हूँ ऐसे उम्मीदवारों को टिकट ही नहीं मिलनी चाहिए जो ये कहते हैं कि मैं 25 लाख लगाऊंगा, 50 लाख लगाऊंगा या 1 करोड़ लगाऊंगा। जेन्युइन पढ़ा लिखा बंदा जिसका बैकग्राउंड चेक किया जाए कि वो क्या करना चाहता है और उसका कितना मल्टीपल हुआ है पैसा, ये नहीं इलेक्शन के बाद वो मल्टीपल करता रहे पैसे को। जो आज मेरे पास समझ लीजिए अगर 2 लाख की संपत्ति है तो लोग ये चेक करें, संविधान ये चेक करे, लोग ये चेक करें कि इंदिरा कोठारी की संपत्ति भाई भगवान की दया से मैं इलेक्शन जीत जाती हूँ तो 5 साल बाद वो कितनी है, उस पर जांच बिठाई जानी चाहिए। तो ऐसा लोग आएंगे ही नहीं फिर आगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं है, इसी को लाने के लिए भैया राजनीति में आए हैं कि सब चीज धीरे कहीं ना कहीं तो शुरुआत होती है ना, जीरो से शुरुआत होती है, धीरे 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 तो ये गंदगी हटेगी, कहीं तो सफाई होएगी राजनीति में। आज द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, आज उनसे भी लोगों ने ट्विटर पर पूछा है कि मैम आप महामहिम राष्ट्रपति बनी है, भारत की प्रथम महिला है, तो क्या आप रबर स्टाम्प बनेंगी या फिर आप अपने हृदय से काम करेंगी, जनता के लिए काम करेंगी। आज एक ट्वीट आया था कि भारत में मोदी राज में, बीजेपी के राज में निजीकरण बढ़ता जा रहा है, निजीकरण की खाई बहुत लंबी और गहरी होती जा रही है जिसको पाटना मुश्किल है। तो गरीब क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा गरीब होता जा रहा है, उसके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है और मतलब एक वक्त खा के वो एक वक्त भूखा सोने वाली नौबत आ गई है। तो राष्ट्रपति जी से मेरा भी यही निवेदन है कि इस गरीब की खाई को पाटें। मोदी जी बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी गैस सिलेंडर के दाम पे कंट्रोल नहीं किया। तो आज जितने उन्होंने सिलेंडर बांटे थे वो लोग सिलेंडर तो साइड में रख दिए, वापस अपना लकड़ी और चूल्हे पे आ गए हैं क्योंकि उनको भरवाने के लिए पैसे नहीं है। बीजेपी कहती है कि जो कांग्रेस ने रायता फैलाया था हम उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। वो जेबें भरने की कोशिश हो रही है। 331 करोड़ का घोटाला है जो नगर निगम में हुआ है, 200 करोड़ का घोटाला नहीं है। और 331 करोड़ तो आज की डेट में डाटा आया है, अगर और ज्यादा छानबीन की जाएगी तो ये डाटा और भी बढ़ सकता है। तो जब काम हुए ही नहीं है, आज अम्मा हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन होने वाला है 24 अगस्त को, मोदी जी आ रहे हैं, 3 हेलीपैड बन रहे हैं। जब इसी सड़क पर हमने सुबह रेती बजरी डालनी शुरू की थी तो एफएमडीए और एमसीएफ की किसी की आंख नहीं खुली थी। जब लोगों ने हमारे वीडियो वायरल किए तो एक एफएमडीए की गाड़ी वहां आ गई थी। आज जब मोदी जी आ रहे हैं, 3 हेलीपैड बन रहे हैं, अम्मा आ गई है मुआयना करने के लिए, तो आज सारी की सारी आप देखोगे जेसीबी भी है, एमसीएफ भी है, एफएमडीए भी है। और यही हम लोग जब उनके पास जाते हैं कि सर ये काम करवा दीजिए, आरपीएस के बैक साइड की 4 नंबर गेट की रोड एमसीएफ के पास है, वो नहीं बन रही है, तो वो कहते हैं जी ये तो एफएमडीए के उसमें है। मतलब फुटबॉल डालते रहते हैं, एफएमडीए कहेगा एमसीएफ में जाओ, एमसीएफ कहेगा हुड्डा में जाओ, हुड्डा कहेगा एनजीटी में जाके कंप्लेन करो। तो हमें तो यूं नचाते रहते हैं ना, और इस बंदर नाच को खत्म करने के लिए ही हमने राजनीति का रास्ता चुना है। मतलब आपका कहना है कि जो भी फिलहाल अम्मा हॉस्पिटल का उद्घाटन होना है तो सत्ताधारी राजनीति चमकाने के लिए और जो पीएम यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं उनको ये स्मार्ट सिटी दिखाने के लिए, सिर्फ वो भी 1 या 2 रोड को वो दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। वो भी पॉलिश हो रही है भैया, ब्लैक पेंट हो रहा है सड़कों पे कि मोदी जी आएंगे, पब्लिक आएगी देखेगी। मोदी जी तो हेलीपैड से आएंगे, बाई रोड थोड़ी ना आएंगे। लेकिन उनका रूट तय किया गया है, फरीदाबाद में वो भ्रमण करेंगे, कुछ स्थान है उनको दिखाने की बात कर रहे हैं। तो वो जितना भ्रमण करेंगे बस उतना ही समझ लो कि भविष्य उज्जवल है फरीदाबाद का। तो और लोगों का भी कहना है, विपक्ष
जो दल है उनका भी कहना है कि मोदी जी को हर गली से घुमाए ताकि विकास हो सके। मैं तो कह रही हूँ चुनिंदा कुछ गलियों से ही घुमा दें, जहाँ से सिविल लाइन नहीं कनेक्ट हो रही है, जहाँ की सड़कें गड्ढे बन गई है, रोज लोगों की गाड़ियों के टायर फटते हैं, लोग रोज गड्ढे में गिरते हैं, उस पानी के गड्ढे में गिरने लगे हैं रोज। पहले हम बात करते थे कि कुत्ता गिर गया, गोवंश गिर गया, बैल गिर गया, आज तो उनकी तो छोड़ दो, आज तो इंसान गिर रहे हैं, लेकिन किसी के पास उस इंसान की जिंदगी की वैल्यू नहीं है। पहले आप वार्ड नंबर 37 से तैयारी कर रही थी, क्या लगा कि मतलब 37 में वोट बैंक नहीं है कि 31 की तरफ रुख कर लिया आप? सर ऐसा है कि पहले मैंने वार्ड 31 से ही बोर्ड लगवाए थे होली के ऊपर। फिर लोगों का रुझान मेरे पास आया कि नहीं, वार्ड 37 बड़ा है और सवाना भी आपकी सोसाइटी है और आपको वहाँ से फाइट करना चाहिए, तो मेरा मन थोड़ा डाइवर्ट हुआ था। लेकिन बाद में जब मैंने दोनों सोसाइटी सवाना और पाम्स को देखा तो मैंने कहा मैं सबसे पहले ये काम अपने घर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वार्ड 31 है, और अगर एक बार मैं आ जाती हूँ तो फिर मेरे लिए पूरा फरीदाबाद एक है। मैं वार्ड 37 को भी इग्नोर नहीं करूँगी, सवाना सिटी को भी इग्नोर नहीं करूँगी, और पाम्स की तो अपने घर से मैं साफ़ सफाई करना शुरू करूँगी ही करूँगी। तो इसलिए मैंने वार्ड 31 चुना है कि वो मेरा अपना घर है। लेकिन इंदिरा कोटवारी क्या कुछ एजेंडा लेकर चली है कि जिन पर काम करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, लेकिन हरियाणा में आपने काम भी नहीं किया, और आपका वार्ड में इससे पहले आपने कुछ किया है? हाँ सर, इससे पहले हमने वार्ड कमेटी में काम किया है, और वार्ड कमेटी में हमने पूरी कोशिश की है कि नहर पार की जनता सुख से रहे, लाइट हो, पानी हो। लेकिन वही है कि जब सत्ता हमारे साथ नहीं है और हमारे पास में पावर नहीं है तो हम ये काम करने में विफल रहे हैं, क्योंकि नगर निगम तो पूरी तरह फेलियर है, ये पूरी फरीदाबाद की जनता को पता है। वहाँ तो सफाई के लिए 8 झाड़ू भी हमने खरीद के दी थी, सड़कों पे हम रेती बजरी मिट्टी हम डलवाते हैं, शिविर के ढक्कन हम लगवाने की कोशिश करते हैं, तो अगर उसमें से अगर 50 ढक्कन खुले हैं तो 2 ढक्कन लग पाते हैं। ये परिस्थिति नगर निगम की है। तो इसी सब से स्ट्रगल करते 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 आगे बढ़ रहे हैं, ताकि कुछ पावर हाथ में आ जाए तो हम आगे बढ़ के ये काम करा सकें, क्योंकि आज जूनियर लेवल पे भी लोग काम नहीं करते। आप देखेंगे कि एमसीएफ में जब आप सुबह जाते हैं अटेंडेंस के लिए तो वहाँ आपको पूरी प्रेजेंटेशन ही नहीं मिलेगी। अगर वहाँ 50 कर्मचारी होने चाहिए तो आपको 20 या 22 मुश्किल से मिलेंगे, और वो भी 10-11 बजे बाद हाजिरी लगा के उसमें से भी आधे चले जाते हैं। 2-4 लोग दिखाने के लिए काम करते हैं, उसके बाद वो भी बंद है। तो ये सब चीज़ें हमने ख़त्म करनी है कि आदमी को नौकरी मिले, आदमी सुकून से रहे, उसे पूरी तनख्वाह मिले और वो पूरी ईमानदारी से काम भी करे। मतलब आदमी को ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही तो मैं काम क्यों करूं, या मेरे को इस जगह से तो इतनी तनख्वाह मिल रही है तो मैं दूसरी जगह काम करूं। एक जगह से जो एक बेसिक पैमाना है तनख्वाह का 15,000 रुपये 16,000 रुपये, वो उसे मिलना ही चाहिए। और मैं मानव लोगों से ये निवेदन करती हूँ कि वो अपना काम पूर्ण ईमानदारी से करें। हम हर संघर्ष में उनके साथ हैं, चाहे वो ऑटो वालों हो, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, चाहे वो लेबर क्लास हो, चाहे वो हाई पावर लोगों को भी अगर कोई दिक्कत आती है, जैसे इंडस्ट्री वगैरह में भी कोई दिक्कत आती है, तो उसमें भी हम उनके स्ट्रगल के लिए पूरी तरह साथ हैं। तो हम पे विश्वास रखें, हम पे विश्वास दिखाएं और हमें आगे ले जाएं। हम आगे नहीं जा रहे, हमारे साथ वही हजारों हाथ आगे जा रहे हैं जो हमें आगे लेके जा रहे हैं। हर किसी नेता जब कोई भी पार्षद पद के लिए उम्मीदवार होता है, या फिर मेयर पद के लिए उम्मीदवार होता है, या फिर विधानसभा के विधायक के लिए उम्मीदवार होता है, तो सबका यही होता है कि मूलभूत सुविधाओं पर काम करेंगे। लेकिन आपने मूलभूत सुविधाओं से हटकर क्या कुछ सोचा है अपने वार्ड के लिए? सर सबसे पहले तो मैं भी मूलभूत सुविधाएं जो बिल्डर ने हमें नहीं दी हैं, जैसे एसटीपी अभी तक नहीं बना और उन्हें एनओसी किस तरह मिल गई नहीं पता। हमारी सोसाइटी में वाटर हार्वेस्टिंग और सीवर लाइन एक साथ एक पाइप में कनेक्टेड थी, उसके लिए हमने कंप्लेन की थी एनजीटी में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एनजीटी के अधिकारी ने मुझे ये कहा कि मैडम आप आरडब्ल्यूए से आई हो, 2 जनों के साथ आए हो तो हम आपको बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो हम बात ही नहीं करते। तो अगर आप आम जनता से बात करने के लिए एनजीटी विभाग में नहीं बैठे हैं तो किसके लिए बैठे हैं? ये भी तो मूलभूत सुविधाओं में ही आता है ना, इससे मैंने हट के पूछा। इससे हटके सर हम कोशिश करेंगे कि जिनको रोजगार नहीं मिला हुआ उनको हम रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे, स्वरोजगार उत्पन्न करेंगे, लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे। जैसे मैं कई महिला मंडल से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ हम सिलाई का, बुटीक का, मेहंदी का और पार्लर का कोर्स फ्री में करवाते हैं, और उनके द्वारा बनाई हुई चीज़ों की हम एग्जीबिशन लगाते हैं, और आगे उनको मतलब एक सेल्फ डिपेंड होने की प्रेरणा देते हैं। चाहे उन्होंने पढ़ाई लिखाई ज़्यादा की हो या नहीं की हो, वो आज हज़ारों रुपए कमा के अपना जीवन यापन अच्छे से चला रहे हैं और आगे लोगों को सिखा भी रहे हैं। हम उन्हें ये चीज़ भी सिखाते हैं कि सिर्फ अपने तक ही मत रखो,
उस चीज़ को जो आपको मिली है उसको आगे भी बांटो, ताकि आप और 10 जनों को सेल्फ स्टैंड कर सको। तो मेरा उसमें भी एक वो विचार है कि जितनी भी हमने मानव सेवा समिति है, तेरा पंथ महिला मंडल है, राजस्थान एसोसिएशन है, सेव फरीदाबाद है, इसमें हम ऐसी चीज़ें चला भी, बल्कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम नीट और मेंस जैसे, जेई और मेंस जैसे एग्जाम के लिए भी हम लोग फ्री में तैयारी करवाते हैं, तेरा पंथ महिला मंडल और मानव सेवा समिति और राजस्थान एसोसिएशन के द्वारा। इसमें तो सिर्फ आप महिलाएं की बात कर रही हैं, पुरुषों का क्या होगा? इसमें बच्चे, मतलब मेरा मतलब बॉयज भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि आजकल कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया कि भाई एक पार्लर एक लड़की ही चलाएगी, या मेहंदी का काम एक लड़की ही करेगी, या सिलाई एक लेडीज ही करेगी। आप देखते हैं मार्केट में सारे जिनको हम मास्टर जी कहते हैं, वही सारा कटिंग वगैरह करते हैं और स्टिचिंग करते हैं। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिनके पास रोजगार नहीं है, जो सीखना चाहता है और उस रोजगार से कमाना चाहता है, उसके लिए सारे दरवाजे खुले हैं हमारे लिए। अभी तक वार्ड नंबर 31 की बात करें तो कितनी जनसंख्या होगी आपके वार्ड की? हमारे वार्ड की जनसंख्या डाटा के अनुसार तो 12,000 है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि कुछ वोट बन रहे हैं, कुछ जो अपने विधानसभा 89 के हैं, वो विधानसभा जैसे 16 सेक्टर से मूव हुए हैं या कहीं 29 सेक्टर से मूव हुए हैं, तो वो चेंज करवा रहे हैं, तो थोड़ा 1000-1500 ये बढ़ भी सकता है। 12,000, जैसा कि आपने बताया कि 12,000 लोगों की उम्मीदें आपके साथ होंगी, तो उनकी उम्मीदों पर किस तरीके से खड़े उतरने वाली? भैया 24/7 पूरे दिन और रात की सेवाएं उनके लिए होगी। अगर मेरा फ़ोन न कभी आज तक बंद हुआ है, न कभी बंद होगा, और आज तक का मेरा रिकॉर्ड है। आपने सोशल मीडिया पे मुझे जगह जगह देखा भी होगा कि रात को 2 बजे भी मैं धरना दे रही हूँ, 3 बजे भी बैठी हूँ, 11 बजे भी मैं जा रही हूँ, 10 बजे भी जा रही हूँ। तो मेरे लिए काम करने का कोई आवर्स नहीं है। जो इंसान 2-4 घंटे सोने के लिए सबको देता है, वो शायद मुझे भी ऊपर वाला दे देगा। उसके अलावा मैं पूरी तरह तन मन धन से समर्पित हूँ। क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं, उम्मीदवार खड़ा होता है, तो हर उम्मीदवार के जो वर्ड होते हैं यही होते हैं, लेकिन जब जीतने के बाद कहीं ना कहीं चेंज नज़र आता है। तो लेकिन इंदिरा कोठारी किस तरीके से विश्वास दिलाएंगे? इंदिरा कोठारी पे लोगों को विश्वास है, क्योंकि इंदिरा कोठारी पिछले 6-7 साल से पूरी तरह एक्टिव होकर ये काम कर रही है, चाहे वो ब्लड डोनेशन का काम हो, प्लेटलेट्स डोनेशन का काम हो, कोरोना काल का समय हो, उसके बाद चाहे कोई और समय हो। अभी आपने देखा होगा, हमने शराब का ठेका हटाया था सेक्टर 19 से, तो वहाँ हमने 40 घंटे का दिन रात का धरना दिया था और वो शराब का ठेका हट गया था। तो मेरे लिए मैं कल जो थी वही मैं आज रहूँगी, ये मैं आपको पूरा यकीन दिलाती हूँ। 12,000 पब्लिक को यकीन दिलाती हूँ, 12,000 से ऊपर पब्लिक को यकीन दिलाती हूँ, जिन्होंने मेरे साथ कभी काम किया और जो मुझे जानते हैं, कि उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। और अगर निराश कभी वो होते हैं तो वो सज़ा के लिए मैं तैयार हूँ, वो सज़ा मुझे पब्लिक देगी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अभी बस सर्विस महिलाओं के लिए फ्री है, और बिजली का बिल भी जो है 200 यूनिट तक जो है बिल नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अभी राज्य के चुनाव होने हैं 2024 में, और अभी जिले स्तर पर नगर निगम के चुनाव होने। तो नगर निगम में आप ऐसा क्या एजेंडा लेकर चलेंगी, क्या कुछ किन नीतियों पर चलेंगी केजरीवाल जी के? केजरीवाल जी किसी को फ्री में कुछ नहीं दे रहे। पहले तो ये मैं भ्रम को ख़त्म करना चाहती हूँ। केजरीवाल जी जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो टैक्स ही हमें सेवाओं के रूप में लौटा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो आम जनता के मन में ये धारणा है कि केजरीवाल लाइट फ्री दे रहे हैं, पानी बिजली फ्री दे रहे हैं, और चिकित्सा सुविधाएं दे रहे हैं, और शिक्षा सुविधाएं दे रहे हैं, तो वो एक जेन्युइन तरीके से हमारा जो टैक्स के रूप में पैसा जाता है, सोशल सर्विस के रूप में हमें लौटा रहे हैं। और वही चीज़ें मैं फरीदाबाद में भी एप्लीकेबल करना चाहूँगी कि हम टैक्स पूरी दुनिया दे रही है। टैक्स फरीदाबाद में, चाहे नहर पार में आप भरत कॉलोनी कह लो, न्यू भरत कॉलोनी कह लो, या नहर पार की सोसाइटियाँ कह लो, मैं तो ये कहूँगी कि एक भिखारी भी टैक्स देता है। आज एक भिखारी जब एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जाता है, आपको पता ही है कि 5% GST भी लग गया है, तो वो जब कोई चीज़ खरीदता है तो उसको भी तो टैक्स देना पड़ता है। तो जब हम इतना टैक्स दे रहे हैं तो हमारे को सुविधाएं क्या मिल रही है? आप बताइए, आपको क्या सुविधा मिल रही है? कोई सुविधा मिल रही है आपको? जो टैक्स तो आप भी भरते होंगे ना। आज मुझे जनता ये बता दे कि हम टैक्स भर रहे हैं, लेकिन हमें वापस क्या मिल रहा है? वापस तो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो संविधान की 19(1)(a) में पूरी तरह वर्णित लिखे हुए हैं कि हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं। तो उनमें से कौन से मौलिक अधिकार हमें मिल रहे हैं, हमें सरकार बताए। लेकिन आप मौलिक अधिकारों की बात कर रही हैं कि जो हम GST पे करते हैं या जो टैक्स पे करते हैं, वो हमें वापस
इस सुविधा के तहत जो है रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का बयान है कि अगर ऐसी कोई भी सुविधा आप दे रहे हैं तो उसको रद्द करा जाए। नहीं, टैक्स के अगेंस्ट अगर सुविधाएं मिल रही है तो उसमें रद्द करने की बात तो परसों का ही बयान है। उसके लिए अभी उसके ऊपर विश्लेषण किया जाएगा कि हमें किस तरह वो सुविधाएं मिल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास भी हम लोग मतलब अपना पेशी देंगे, सूट फाइल तो नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी जनता को ये चीज़ समझा सकें, सरकार को ये चीज़ बता सकें कि अपनी खून पसीने की कमाई आम जनता टैक्स के रूप में दे रही है। और जब पूरे आप विदेशों में देखो कि वहाँ पे वृद्धाश्रम है, लेकिन वहाँ पे वृद्धाश्रम में लोग सुखी हैं। क्यों सुखी हैं? क्योंकि वो ज़िंदगी भर जो टैक्स पे करते हैं ना, वो टैक्स उनको वापस मिलता है उस टाइम में, मंथली उसके रूप में ना, और वो अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजारते हैं। वो किसी पे आश्रित नहीं रहते, उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। तो मैं भी चाहती हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको ये सारी चीज़ें मिले। आपकी पूरे वार्ड की बात करें, वार्ड नंबर 31 में कोई भी हाई स्कूल नहीं है, तो क्या हाई स्कूल की मांग करेंगे आप? बिल्कुल 100%, ये मेरी प्रायोरिटी में नंबर 1 पे रहेगा। लेकिन जब से बीजेपी आई है, हर बार जो है जब कांग्रेस रही, कांग्रेस के बाद बीजेपी ने नहर पार क्षेत्र की बात करें, ग्रेटर फरीदाबाद हो चुका है अब, हर बार एक सरकारी स्कूल की मांग करते हुए, एक सरकारी अस्पताल की मांग करते हुए, लेकिन अभी तक तो पूरा हुआ नहीं। सर, पहले तो मैं ये कहूँगी कि ग्रेटर फरीदाबाद मत कहिए। ग्रेटर फरीदाबाद के किसी भी इंसान से आप पूछ लीजिए, वो कहेगा गटर फरीदाबाद कहना भी उसका अपमान करना है। तो ग्रेटर फरीदाबाद रहा ही नहीं है। अब हम बात करें फरीदाबाद की, तो जो फरीदाबाद मैंने 30 साल पहले देखा था, जब मैं शादी होके फरीदाबाद में आई। फरीदाबाद मेरी कर्मभूमि है, राजस्थान मेरी जन्मभूमि है। तो जो उस टाइम परिस्थिति थी, उससे वो मैं कहती हूँ कि 30 नहीं 50 साल पीछे चला गया है। पहले यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती थी, लोग भूखे नहीं मरते थे, इतना क्राइम नहीं था, लोगों के पास एजुकेशन थी, काम था, और लोगों के मन में दया भावना थी, लोग एक दूसरे के लिए हेल्पफुल थे। वो सारी चीज़ें आज खत्म हो गई। आज सारी इंडस्ट्रियाँ धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। क्यों? सरकार की वजह से। लेकिन पहले 50 साल पहले की बात की कि पीछे जाइए, पीछे की बात करें तो मेट्रो नहीं थी, लेकिन अब मेट्रो है। सर, मेट्रो भी मेरे आपको बताना चाहूँगी कि ये कांग्रेस के समय शुरू हो चुकी थी। ये फाइनलाइज जो हुआ वो बीजेपी के शासनकाल में हुआ है, लेकिन जो कहते हैं ना नींव, वो तो डली चुकी थी। तो नींव के पत्थर को किसी ने देखा, सब कंगूरे देखते हैं छत के। अभी जेवर में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और हमारे यहाँ से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं, वो कहते हैं कि 25 मिनट में आप जेवर एयरपोर्ट की तरफ प्रस्थान कर पाएंगे। और बड़ोदरा हाईवे बनने जा रहा है, और बड़ोदरा हाईवे कांग्रेस काल में सोचा भी नहीं था, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसको कर दिखाया। सर, नितिन गडकरी जी को मैं सैल्यूट करती हूँ कि मैंने उनके जैसा काम करने वाला आदमी नहीं देखा। जैसे डीएमआरसी में काम होता है, एक वो बंदे और एक नितिन गडकरी जी, दोनों आउटस्टैंडिंग काम करते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा मेट्रो और सड़कों की, जो हाईवे सड़कों की हालत है वो सुधरी हुई है। और जो रिबन काटने की बात है, वो तो ये है कि कुछ काम कांग्रेस ने शुरू किए थे, लेकिन आज नितिन गडकरी जी को आप देखेंगे कि वो कहीं हाईलाइट नहीं होते। लोग बड़े बड़े पोस्टर बना रहे हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनमें सबके फ़ोटो होते हैं, लेकिन मैंने कहीं नितिन गडकरी जी का फ़ोटो नहीं देखा। मैं उनका मन से सम्मान करती हूँ। मैम, ज़्यादातर हम चुनाव यात्रा के लिए जाते हैं तो देखते हैं उम्मीदवारों के साथ भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन जब परिणाम आता है तो बीजेपी के रुख होता है। सर, इसमें 2-3 मुद्दे हैं, पैसा, शराब। तो मैं पर्टिकुलर ये नहीं कहूँगी कि बीजेपी या कांग्रेस, जो भी वर्चस्व वाला आदमी है, जो पैसे से जीतना चाहता है चुनाव, वो खुल के शराब बांटता है, खुल के पैसा बांटता है, और जो जनता है हमारी भोली भाली, वो उसके बहकावे में आ जाती है। इसलिए आपको वो वोट बैंक, बीजेपी कह लो या जो उम्मीदवार पैसे खर्च करता है वो कह लो, उसके पाले में आपको दिखाई देता है। लेकिन आज जब हम जैसे उम्मीदवार खड़े होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, जो पब्लिक की परेशानियां समझेंगे, क्योंकि आज पब्लिक की परेशानियां खाली पब्लिक की नहीं, हमारी भी वही परेशानियां हैं। हम भी उन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हैं जिससे प्रजा जूझ रही है। तो हमारी परेशानियां धरातल पे एक सच्चाई के रूप में, कड़वी सच्चाई के रूप में और कठोर सत्य है ये। तो आज मैं ये सोचती हूँ कि मैं मेरी परेशानी के लिए स्ट्रगल नहीं कर रही, बल्कि वो परेशानी एक क्लब परेशानी हो गई है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो हम जनता को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वो पैसे के फेर में ना आए, वो शराब के फेर में ना आए,
वो अपनी परिस्थितियों पर विचार करें कि इनसे निजात हमेशा के लिए कैसे मिल सकती है, हम एक अच्छा जीवन यापन कैसे कर सकते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ लिख के आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उनमें जो हुनर है उसके लिए हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर उस चीज पे जनता वोट देगी तो निश्चय ही ये जो शराब और पैसा है और जो आप कह रहे हो कि किसी पार्टी विशेष के पाले में वोट चले जाते हैं, वो प्रथा खत्म हो जाएगी। और हमें उस प्रथा को ही खत्म करना है। हमें लोगों को सच्चाई से रूबरू कराना है कि ये हमारी जिंदगी व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है, ये बड़ी अनमोल है और इसे हमें इज्जत से जीना है। और आगे आने वाली पीढ़ियां जो हमारे, आप कह लो फरीदाबाद का भविष्य, हरियाणा का भविष्य, देश का भविष्य है, उसे सुदृढ़ बनाना है। ऐसे जो लोग हैं वो लालच करते हैं, वोट बैंक के लिए जो है लालच देते हैं, और जो लालच लेते हैं उनको क्या कहेंगे? सर, जो लालच देते हैं वो तो गलती करते ही है 100%, और वो गलती इसलिए करते हैं कि उन्हें अपने कामों पे और अपने ऊपर यकीन नहीं है, अपनी कर्मठता पे यकीन नहीं है, इसलिए वो छोटा रास्ता और गलत रास्ता चुनते हैं। और आप कह रहे हैं कि जो लोग ले लेते हैं, तो ये जनता भी उन्हीं में से है। किसी को कोई चीज़ ज़्यादा पसंद होती है तो वो उसकी ओर आकर्षित होता है, किसी को मिठाई पसंद होती है, किसी को कपड़ा पसंद होता है और किसी को शराब पसंद होती है। तो वो जो 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 उसकी गुंजाइश में नहीं होती रोज खरीदना, तो वो उसके लालच में आ जाता है। तो सबसे पहले तो बांटने वाले की गलती है ना, बांटने वाला बांटेगा ही नहीं तो लेने वाले को लालच आएगा कहाँ से? तो क्या इंदिरा कोठारी ऐसा करेंगी? मैं सर यकीन दिलाती हूँ, शपथ लेती हूँ कि मैं 1 पैसे की भी शराब नहीं बांटूंगी। कैसे यकीन होगा? पर्दे के पीछे कुछ और होता है और पर्दे के आगे कुछ और होता है। नहीं, इसमें मैं माफी चाहती हूँ सारी जनता से। मैं जैन धर्म बिलोंग करती हूँ और जैन धर्म हमें कोई गलत काम करने के लिए नहीं, कोई भी धर्म किसी भी आदमी को गलत काम करने के लिए नहीं कहता, सिर्फ जैन धर्म नहीं। लेकिन मेरे अंदर जो संस्कार है वो मुझे, मेरे पूरे परिवार में कहीं भी शराब का चलन नहीं है। मेरी पूरी होल फैमिली में, चाहे वो मेरा मायके का परिवार है, चाहे वो मेरे ससुराल का परिवार है, आज तक मैंने कभी शराब की बोतल अपने आजू बाजू नहीं देखी है। तो मेरे को इस चीज से शुरू से घृणा है और इसीलिए आप कभी भी एग्जामिन कर सकते हैं। मैं 1 to 1 में लोगों से मिलूंगी, लोगों की तकलीफें सुनूंगी, उनको सुलझाने की कोशिश करूंगी, उनके भविष्य के सुंदर रास्ते निकालने की कोशिश करूंगी, पढ़ाई लिखाई के द्वारा, उनके हुनर के द्वारा, प्रशासन के साथ मिलकर। और गरीबों के मतलब एक जो आंकड़ा मैं कलेक्ट करूंगी, सर्वे करवाऊंगी कि हमारे फरीदाबाद में जो वार्ड 31 है उसमें कितने बेरोजगार हैं युवा और कितनों के पास रोजगार है। तो पहले तो उन रोजगार वाले युवाओं से ही रोजगार को आगे डाइवर्ट कराएंगे ताकि उन्हें मिले। फिर प्रशासन से बड़ी बड़ी कंपनियों को फरीदाबाद में लाएंगे और उनके साथ जो रूबरू कराएंगे कि किन किन को रोजगार सही तरीके से मिल सकता है। उसके बाद मैं पेंशन के ऊपर भी काम करूंगी कि जो हम सर्विस टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, वो टैक्स हमें रिटर्न मिले, उससे बुजुर्गों की पेंशन बने, विधवाओं की पेंशन बने, लड़कियों के लिए स्कूल खुले, हॉस्पिटल खुले, हाई स्कूल खुले, ताकि उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़े। और सिर्फ खुले नहीं, उनको एक सुचारू रूप से तरीके से चलाया भी जाए, उसमें अच्छे टीचर प्रोवाइड किए जाएं, अच्छी लैब फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाएं, अच्छे संसाधन मिले। और अगर मैंने शराब बांटनी शुरू कर दी तो सब कुछ गड्ढे में चला जाएगा ये सब, क्योंकि जब एक आदमी पे शराब का या किसी भी चीज का नशा होता है तो वो अपने होश में ही नहीं रहता, तो जब होश में ही नहीं रहेगा तो काम क्या करेगा? ये थे हमारे साथ इंदिरा कोठारी जी, जो कि वार्ड नंबर 31 से भावी उम्मीदवार हैं, और किस्सा कुर्सी के राजनीतिक मंच पर आपको ऐसे मेहमानों से आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए ABTV न्यूज़ पर किस्सा कुर्सी का रितेश कुशवाहा के साथ।